हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 10th की ज्योग्राफी है, ठीक है। और ये फर्स्ट यूनिट होगा 10th का। जो आपका सिलेबस है वो मैं बता देती हूँ आपका सिलेबस क्या है। जो आपकी फर्स्ट बुक है ज्योग्राफी की, ठीक है, इसमें से आपके थ्री यूनिट्स आ रहे हैं। जो आपका फर्स्ट है, ठीक है, और जो आपका थर्ड है, और जो आपका अगला है कृषि। कौन सा चैप्टर है? चौथा है, ठीक है, कृषि। यानी आपकी फर्स्ट बुक के जो यूनिट्स आ रहे हैं, पहला है आपका संसाधन एवं विकास, तीसरा है आपका जल संसाधन, और चौथा है आपका कृषि का, ठीक है। अब आपका सेकंड बुक से जो आ रहा है, आपकी जो इकोनॉमिक का बुक हो जा रहा है, जो इकोनॉमिक का पार्ट है इसका, उसमें से 2 यूनिट्स आ रहे हैं। पहला क्या है? विकास का, ठीक है। उसके बाद क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी पहला और दूसरा उसके यूनिट आ रहे हैं आपके पेपर में, ठीक है। और आपका पेपर MCQ बेस्ड है, आपको अच्छे से पता होगा, और इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आज हम जो करेंगे वो आपकी फर्स्ट बुक का ज्योग्राफी है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट क्या है? संसाधन एवं विकास। इसको आज हम करेंगे। नोट्स मेरे हैंड रिटन हैं, MCQ बेस्ड फैक्ट्स भी होंगे इसमें आपको कराएंगे, ठीक है। और आप लिख सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज है, चीज़ों को समझ सकते हो। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और उनसे कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है आपका संसाधन एवं विकास। सबसे पहले देखो, आप लोग 10th लेवल के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को उतना ही बताया जाना चाहिए जितना आपके दिमाग में आए, वरना आपके दिमाग से बाहर चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में है कि आप लोग इजीली इस चीज़ को टैकल कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अगर संसाधन की डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है? मेरे जैसे देखो, पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, जो आपकी आवश्यकताओं को फुलफ़िल करती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? संसाधन। अगर आप एक डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या है? हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और प्रयोग में लाई जा सके, ठीक है, और जिसको बनाने के लिए क्या होता है? प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन, ठीक है। ये हमारे संसाधन की डेफिनेशन है। 1 नंबर में आपसे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे देखो, अब आते हैं संसाधन के प्रकार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे संसाधन के प्रकार देखो तो कितने प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखोगे तो इसके जैव और अजैव, यानी बायोटिक और अबायोटिक इसके प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसके 2 भाग हैं, यानी जैव और अजैव, ठीक है। समाप्यता के आधार पर दो हैं इसके, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। समाप्यता का मतलब होता है अगर फिनिश होगा तो दोबारा आएंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट क्या है? नवीकरणीय और अनावीकरणीय, ठीक है। तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत चीज़ें जो आपकी आती हैं, जिस पे आपका वर्चस्व हो, जिसको आप, जो आपके अंदर आता हो, वो क्या है? स्वामित्व, ठीक है। जैसे आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में। और देखो, अगला है विकास के आधार पर, जिसमें संभावी विकास है, भंडार है, विकसित है, संचित कोष है, ये इसके अंतर्गत डिवाइड होते हैं। अब हम इनके जो जो हमने ये पढ़ा है, तो सबसे पहला हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर है, तो इसके हम जैव और अजैव को पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, तो मैंने आपको बता दिया बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैव संसाधन यानी बायोटिक किसे कहते थे? वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य है, जीव पशुधन है आदि, ये क्या है? जैव संसाधन है। फ्रेंड्स, 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि जैव और जैव में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो आपको इस चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा देखो, अजैव संसाधन, अबायोटिक, ठीक है, जो निर्जीव पदार्थों से हमें प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। जैसे क्या है? चट्टानें और धातुएं। समझ गए आप लोग इसका मतलब? जैव और अजैव। आगे चलते हैं। अब देखो, समाप्यता के आधार पर 2 चीज़ें मैंने बताई आपको, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिसको हम पा सकते हैं और किसी चीज़ को हम नहीं पा सकते हैं। तो जो आपका पहला है नवीकरणीय। देखो, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यंत्रों द्वारा पुनः प्राप्त कर सकें, जैसे कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, जीव जंतु, जल, इनको हम क्या फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? नवीकरणीय के अंतर्गत आएंगे। और अनवीकरणीय में देखो, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं और पुनः उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे आप कह सकते हो ईंधन है, धातु है, जीवाश्म है, ठीक है। ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय है। इसके 2 पार्ट आपके हो गए। अगले देखो, अगला क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ठीक है। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब क्या? ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास हो, जैसे कि आपका घर है, ठीक है,
और आपका कोई किसान है उसका ज़मीन है, मतलब इनडायरेक्ट मतलब आप ये कह सकते हो कि जो भी चीज़ें आपके अंडर आ रही हैं, आपके अंदर मतलब निजी प्राइवेटली इंडिविजुअली, तो वो क्या होंगी, आपके आपके अंदर होंगी। इसका मतलब क्या है, उस पर आपका स्वामित्व है। ठीक है। अब देखो दूसरा, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक पे मतलब होता है किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का हक होना। ठीक है। क्या है सामुदायिक का मतलब, क्या है, पूरे समाज का हक। ठीक है। पूरा समाज इसमें संलिप्त होता है। ठीक है। जैसे देख लो, तालाब में सभी का हक होता है, किसी एक का नहीं होता। चारागाह है, पार्क है, शमशान है, कब्रिस्तान ले लो, इन सब चीज़ों पे क्या है, लोगों सभी का अधिकार है, किसी एक का नहीं, सबका हक है। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सामुदायिक संसाधन, जो समाज समाज के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। आगे देखो, अगर आपको कोई इशू है, समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। ठीक है। देखो, जो स्वामित्व के आधार पर है, इसके 4 पार्ट हैं, जैसे कि एक बता दिया, ये 2 बता दिया। ठीक है। अब देखो, 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे सामुदायिक संसाधन दे देगा और आपसे क्या पूछेगा कि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो आपको घर दे देगा, किसान की ज़मीन दे देगा, तालाब और चारागाह दे देगा। तो आपको डिफाइन करना है कि आपको पता करना है कि इसमें हमें सामुदायिक संसाधन कौन से हैं, उस पर टिक लगाना है। इस तरह से 1 नंबर पूछता है। तो इसके जो 4 पार्ट हैं, तो आपको 2 मैंने बता दिए, 2 आगे हम करते हैं। आगे देखो, सबसे पहला आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, जिसपे राष्ट्र जिसका स्वामित्व क्या है, राष्ट्र के पास है, यानी नेशन के पास है। जैसे कि नहर का देख लो, सड़क का, सरकारी कामकाज का, रेल, ज़मीन, ये सब क्या है, सरकारी कामकाज है। और ये राष्ट्र के, राष्ट्र किसको बोलते हैं हम लोग, जो घरेलू सीमा के भीतर हो उसको हम राष्ट्र बोलते हैं। और इसी से हमें जीडीपी प्राप्त होती है। कमेंट में बताओ कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। और जीडीपी की डेफिनेशन क्या है। तो ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन होगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या है, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कि समुद्र में, अगर समुद्र में तेल है, राइट, तेल का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, मछली का ले सकते हो, तो वो क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अगर आपको भारत से अगर लोग पायरेसी या फिर पायरेसी करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए अगर श्रीलंका में जा रहे हैं, तो उससे पहले क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमिशन लेना होगा आपसे, आपको। ठीक है। क्योंकि वो पड़ोसी देश है, लेकिन फिर भी आपको तो परमिशन लेनी होगी ना, कि हम जाएं मछली मारने की नहीं जाएं, तेल हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से होता है। ठीक है। अब आगे देखो, अब आता है विकास के आधार पर, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक और रिजर्व। इसके भी 4 पार्ट है, पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है और रिजर्व है। ठीक है। तो सबसे पहला देखो, संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपलब्ध तो हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। ठीक है। उदाहरण के लिए राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, आपके अंदर बहुत स्किल्स है, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा तो आप स्किल्स को नहीं दिखा पा रहे, शो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास स्किल्स तो है लेकिन आपके पास ये मौका नहीं है कि आप उस चीज़ को दिखा सके लोगों को। ठीक है। तो वही है कि संसाधन तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाएगा इसे नहीं पता। ठीक है। इसको बोलते हैं संभावित संसाधन। आगे देखो, विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। ठीक है। और इनकी गुणवत्ता और इनकी मात्रा को निर्धारित किया जा चुका हो। समझे। आगे चलते हैं। अब भंडारण संसाधन। देखो, ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में मौजूद तो हैं किंतु उसके इस्तेमाल के लिए उचित प्रौद्योगिकी का अभाव है। ठीक है। मतलब संसाधन तो है हमारे देश में भरपूर, बट हमारे देश में क्या है, प्रौद्योगिकी का अभाव है, जिसकी वजह से संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे अफ्रीका में आप लोग देखोगे, उसमें सोने चांदी ऐसी चीज़ें बहुत हैं, भरपूर है। ठीक है। लेकिन उसका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए वहाँ के लोगों को नहीं पता, क्योंकि अफ्रीका का जो नीचे का आप हिस्सा पोर्शन देखोगे, ये वाला पोर्शन जो देखोगे, यहाँ पे ये स्लम्स एरियाज आ जाते हैं अफ्रीका के। ठीक है। यहाँ पे इतनी मतलब कहते हैं ना, मतलब खनिज से भरपूर, तो यहाँ पे फुल है, लेकिन इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए इससे लोग अवेयर नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, संचित कोष। ठीक है। इसका देखो, यह भंडारण का ही एक हिस्सा होता है और इसके प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी भी मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग सही ढंग से अगर कहा जाए कि इसका प्रयोग हुआ है तो नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपके पूछ ले जाएगा, ये 1 नंबर में बहुत पूछेंगे। ठीक है। तो आपको तैयार रहना इसके लिए। आगे देखो, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ठीक है। देखो, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है, पर्यावरण को बिना नुकसान या क्षति पहुंचाए विकास और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता का होना। इन शॉर्ट अगर आप कहोगे कि अगर आप आगे चल के पढ़ोगे तो एक ब्रटलैंड रिपोर्ट आएगी। ठीक है। ब्रटलैंड की रिपोर्ट है, जिसमें क्या कहा गया है, संसाधनों का इस तरह से, ब्रटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए कि आने वाले भविष्य यानी आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का लाभ उठा सके।
ठीक है, मतलब कहने का है कि आप संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करो जो हमारे लिए तो ठीक है लेकिन हमारी पीढ़ी के लिए भी बची रहे। फॉर एग्जांपल अभी देख लो पानी, कैसे लोग मतलब घर धुलना पता नहीं क्या क्या पानी वेस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को बचाना, पेड़ पौधों की रक्षा करोगे तो आगे चल के हमारी भविष्य जो हमारा पीढ़ी आएगा वो सेफ रहेगा। लेकिन अगर अब हम ही सारी चीज़ों का नुकसान कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या बोलेगी, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने सारा सत्यानाश ही कर दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना आपको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये है। ठीक है, आगे चलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, मैंने लिख रखा है आगे, इसमें बता दे रही हूँ मैं फिर भी। ठीक है, ये ब्राज़ील में है और ये सबमिट क्यों हुआ था, अब देखो यहाँ पे संसाधनों का सही उपयोग और सतत पोषण में ये हुआ था। ठीक है, इसमें कितने अध्यक्ष शामिल थे, तो 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे। आपको 1 नंबर में यहाँ ज़रूर पूछेगा। ठीक है, और इसमें मुद्दे क्या उठे तो आपको देख लो, संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए, गरीबी और रोगों से छुटकारा पाना चाहिए, सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए। यानी पर्यावरण के संसाधनों का इतना दोहन ना करो कि पर्यावरण का ह्रास हो जाए। तो ये रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन बैठी थी उस पर ये बातें हुई थी। ठीक है, आगे देखो संसाधनों का विकास कैसे होता है। तो देखो, संसाधन प्रकृति की एक महत्वपूर्ण देन है जो मानव अस्तित्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जाहिर सी बात है आपके लिए होगी। संसाधनों का ह्रास होता है, क्यों हो रहा है भाई, हमारी वजह से हो रहा है। हम तो ही हैं, हमें तो है इनका रीज़न कि संसाधनों का ह्रास हो रहा है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि पर्यावरण का उतना ही इस्तेमाल करो जितने की हमें आवश्यकता है। देखो, पर्यावरण कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा लेकिन आपकी जो लालच है ना उसको कभी फुलफिल नहीं करेगा। ये बात आगे आप इसमें लिखा है, मैंने गांधी जी ने कहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, संसाधनों का कुछ लोग तक ही सीमित रह जाना मतलब क्या है। संसाधन में देख लो, अब यहाँ भी देख लो, यहाँ भी अमीरी और गरीबी का बात आ जाती है। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में संसाधन बढ़ जाते हैं। ठीक है, अमीरी और गरीबी के बीच में संसाधन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संसाधनों का कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाना, इसका मतलब समझ गया ना आप लोग। सीधी सी बात है, जैसे कि अवसर है, अगर अवसरों तक जो गरीब लोग हैं उनकी पहुँच नहीं होगी तो कैसे अपने डेवलप कर सकेंगे, कैसे अपने स्किल्स को दिखा सकेंगे, तो यहाँ पे रह जाना। ठीक है, और संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करना, जगह जगह फैक्ट्री लगा देना, पेड़ पौधों को काट देना, इन चीज़ों को हमें रोकना होगा। ठीक है, आगे देखो, संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या है, संसाधन नियोजन है। ठीक है, और भारत में देखोगे तो नियोजन भंडार काफ़ी होते हैं लेकिन हम संसाधनों का नियोजन नहीं कर पाते। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी उस चीज़ के लिए कमी हो रही है। जैसे मेघालय में देखो, मेघालय में जल तो पूरा है, जल की कोई कमी नहीं मेघालय में, लेकिन क्या है, संसाधनों का अभाव है। ठीक है, झारखंड में क्या है, खनिजों का भंडार तो है लेकिन क्या है, जल का अभाव है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई पानी ज़्यादा वेस्ट करता है, ठीक है, तो आप लोग उसे समझाएं, उसे रोकें। और जितना हो सके आप लोगों के अगर हक में है तो आप पेड़ पौधे घर पे फ्लावर्स लगाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम भारत में इसका नियोजन देखो कैसे होता है, किन बिंदुओं के आधार पर होता है। संसाधनों की पहचान कर उसकी सूची बना लेना। ठीक है, उपयुक्त कौशल यानी प्रौद्योगिकी और संस्थागत ढांचा तैयार कर लेना। अगला क्या है, संसाधन और विकास नियोजन में सही तालमेल बिठाना। तो ये भारत में इसकी रूपरेखा है संसाधन नियोजन की। ठीक है, आगे देखो, संसाधनों का संरक्षण, भाई देख लो संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बेटा देखो संसाधनों का दोहन अत्यधिक हो रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो आप कह सकते हो कौन कौन सी, आप देख लो, ग्लेशियर्स का पिघल जाना, ओजोन लेयर का, ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना, जलवायु परिवर्तन होना, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे पर्यावरण को ह्रास करती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें रोकना। देखो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी क्या है, आधुनिक टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट थे। ठीक है, और आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या मानते थे, शोषणकारी प्रवृत्ति है, और ये अत्यधिक उत्पादन के भी खिलाफ थे। इनके कहने का मतलब ये था कि उतना ही उत्पादन करो जो आपकी आवश्यकताओं को फुलफिल कर सके। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। मतलब एक होता है ना कि खाना खाने के बाद अगर पेट भर गया तो एक्स्ट्रा मत खाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा खाने का मतलब क्या है, आपका वो खाना वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जितना आपने शरीर को चाहिए था आपने खाया, आपके शरीर को खाना लगेगा, बट उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप खाने को वेस्ट कर रहे हो। तो
चीज़ों का उत्पादन उतना ही करो जितने की हमें आवश्यकता है। गांधी जी का कहना ये था। आगे देखो, भू संसाधन का मतलब देखो, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, आपको पता है, क्योंकि इसमें हमें रहने खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे परिवहन है, चाहे संचार प्रणाली, सब यहीं पे आधारित है। ठीक है, इसीलिए अगर हमें भू संसाधन का उपयोग करना है तो हमें योजनाबद्ध तरीके को अपनाना होगा। ठीक है, आगे देखो, भारत में जो भूमि का संसाधन, भूमि का जो कवरेज एरिया है, भूमि का जो कवर एरिया है भारत में, देखो क्या है, जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक क्षेत्र कितने परसेंट है, 43% लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर्वत का विस्तार कितने हैं, 30% जगहों पे, 30% भूभाग पे क्या है, पर्वतों का विस्तार है। और पठारी हिस्सा में क्या है, देख लो 27% पठारी हिस्सा है आपका भारत में। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा 100%। आप देख सकते हो कि भारत में जो भूमि का उपयोग है किस किस एरिया में हो रहा है। ठीक है, ये डाटा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 1 नंबर में, तो बी केयरफुल। आगे देखो, अब भारत में आते हैं भू उपयोग के प्रारूप में। भौतिक कारक में आप देख लो, भू आकृति को देख लो, जलवायु और मृदा के प्रकार देख लो। मानवीय कारक में आप क्या देखोगे, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, और अब 1 नंबर का फैक्ट अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बन जाता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अब आते हैं हम भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब देख लो, भू निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, भूमि का कटाव किस वजह से हो रहा है, पेड़ पौधों को काट देने से। ठीक है, देखो खेतों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, सीढ़ीदार खेत बना लेना। ठीक है, आप देखते हो कि गांव में खेत जब बनता है तो बीच में मेड़ बना देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, पानी तो आता है लेकिन पानी मिट्टी को बहा के ना ले जाके वहीं रोक लेता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें अपनाना होगा। ठीक है, देखो संरक्षण करने के क्या उपाय हैं, संसाधनों का समुचित प्रबंधन होना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण। खनन प्रक्रिया का मतलब क्या है, उतना ही खनन करो भूमि को, उतना ही ज़मीन को, उतना ही मतलब खोदो, गड्ढा करो जितने की आपकी ज़रूरत हो। आगे देखो, फसलों की सही तरीके से कटाई होनी चाहिए, प्लस फसल सीज़न बाय सीज़न, जो फसल जिस मौसम में है उसी मौसम में लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे ज़मीन की जो उपजाऊपता है वो बची रहती है। आगे देखो, सिंचाई का सही प्रबंधन। ठीक है, आगे क्या है, वन उन्मूलन को रोक कर। ठीक है, सड़कों के किनारे पौधे लगाकर। फ्रेंड्स देखो, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में देखोगे कि रो में ये पेड़ पौधे लगे रहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हॉस्पिटल समझ लो या फिर कोई रोड समझ लो। ठीक है, रोडों के बीच में आप जो ये वाला सेक्शन देखते हो ना, इसमें पेड़ पौधे लगे रहते हैं। कॉलेज देखोगे तो कॉलेज के साइड साइड में पेड़ पौधे लगे रहते हैं। तो ये क्या है, इसको ममफ्लर बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर हॉस्पिटल में ये पेड़ पौधे लगे, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन आपके होना चाहिए, सही तरीके से जल का विसर्जन होना चाहिए। ये क्या है, हम इससे पर्यावरण को क्षति होने से या फिर पर्यावरण के अबैलेंस जो असंतुलन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आपका यूनिट ऑलरेडी बहुत लंबा है, तो मैंने तो बहुत शॉर्ट करके आपको समझा रहा है, फटाफट सब समझा रही हूँ, तो आप समझने पे जाइए, बातों को नोट कीजिए। और प्लस जो लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिखा है बहुत ईजी, आप समझेंगे तो हो जाएगा। ज़रूरी है कि मैं सारी चीज़ें समझा दूँ आपको। ठीक है, देखो अब आता है मृदा संसाधन। आज हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा सबसे एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो पौधे और जीवों का पोषण करती है। सही बात है ये तो। मृदा का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, रंग के, बनावट के, आकृति के आधार पर मृदा का वर्गीकरण होता है। अब हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले देखो जलोढ़ मृदा, जलोढ़, ये जलोढ़ है। ठीक है, जलोढ़ मृदा, सॉरी, ठीक है, जलोढ़ मृदा। यह मृदा 3 नदीय तंत्रों से बनती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो निक्षेप का मतलब होता है, मान लो ये सिंधु नदी है, ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है। पानी में बहाई गई जो मिट्टी, कंकड़, जो भी चीज़ें होती हैं, पानी में बहाकर जो लाई चीज़ें होती हैं वो नदियों के द्वारा वो क्या बनते हैं, निक्षेप बनाते हैं। ठीक है, और इसी के निक्षेपों से क्या बनता है, जलोढ़ मृदा बनता है। ठीक है, ये अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, और इसी में गहन कृषि की जाती है और इसी के कारण जब ये उपजाऊ होती है तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोटास की, फास्फोरस की चूना युक्त होता है। इसमें किस फसल की ज़्यादा होती है, गेहूँ है, चावल है, गन्ने हैं, दलहन तिलहन फसलों के लिए ये जलोढ़ मृदा जो होती है उपयुक्त होती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों का जो आकर्षण है बढ़ जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं मृदा पे किसानी करते हैं, फार्मर्स करते हैं, फार्मरी का काम करते हैं। तो उनके लिए क्या है, एक उपजाऊ मिट्टी चाहिए अपनी आजीविका का निर्वहन करने के लिए। ठीक है, और तो ये क्या है, इसके लिए उपयुक्त है ये जलोढ़ मृदा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए गेहूँ, चावल और दलहन, गन्ने, तिल, ऐसे फसल उगाए जाते हैं। ठीक है,
और ये किन 3 नदियों द्वारा बनाई गई है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं उससे जलोढ़ मृदा बना है। ठीक है, आगे देखो। अब आता है काली मृदा। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगर मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका रंग काला है, इसकी वजह से हम इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेगर मृदा। ठीक है, और किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा फुल लिखा है मैंने, आपको देख लेना है। यहाँ पे ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में है, मालवा में, एमपी में, छत्तीसगढ़, गोदावरी, कृष्णा नदी, इन घाटियों तक ये पाई जाती है। ठीक है, इसमें किस चीज़ की मात्रा भरपूर होती है? कैल्शियम की है, कार्बोनेट की है, मैग्नीशियम की है, पोटास की है और चूना का है। ये फुल इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये काली जो मृदा है आपका सिर्फ कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो लाल और पीली मृदा। ठीक है, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में कम वर्षा वाले भाग होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और लाल और पीली मृदा ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य गंगा के मैदान है, दक्षिणी छोर है आपका। दक्षिणी छोर का मतलब क्या होता है? जो आपका ये पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। पश्चिमी घाट जो आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे पाई जाती है। केरल है, तमिलनाडु, यहाँ चीज़ें मतलब साउथ में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पाई जाती है। और ये रवेदार आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित होती हैं और इनका जो रंग होता है लाल, किस लिए होता है? चट्टानों में लौह धातु का जो प्रसारण होता है उसकी वजह से इनका रंग लाल और पीला हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग जरूर बताइए, मैं उसमें बता दूंगी आपको। लेटराइट मृदा क्या है? ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह ग्रीक शब्द के लेटर से बना है जिसका अर्थ क्या है? ईंट। ये मृदाएं देख सकते हो साउथ की तरफ ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह मृदा खाद से उर्वरक बनाकर खेती की जाती है, यानी ये उर्वरक नहीं होती, इसमें खाद और रासायनिक चीज़ें मिलाई जाती हैं। ठीक है, रासायनिक चीज़ें मिलाकर के क्या इसको उपजाऊ बनाया जाता है, फिर इसमें खेती की जाती है। आगे चलते हैं। अन्य में है मरुस्थलीय मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। वन मृदा जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको मैंने बताया नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लेना, लेकिन आपको सिर्फ जगह पता होना चाहिए, लोकेशन की कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। आगे चलते हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा के कटाव और इसके बहाव की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मृदा अपर्दन। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अब देखो कारण क्या है मृदा के अपरदन के? वनोन्मूलन कर लेना, सघन कृषि करना, अति पशुचारण करना, भवन निर्माण। फ्रेंड्स देखो, कुछ भी आप ज़रूरत से ज़्यादा करोगे ना, ठीक है, वो आपके लिए हानिकारक होगा ही होगा। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम ना करो जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। ठीक है, और आपके लिए कोई भी काम हानिकारक तभी होगा जब आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब उसके रोकने के उपाय क्या है? वनारोपण। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, सो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। आपका फर्स्ट यूनिट बड़ा था, तो ये वीडियो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट्स मेरे हैंड रिटन है, 1 नंबर के फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं, और भी बन देंगे, बाकी मैं बताती रहूँगी जब MCQ लूँगी तब। सो आप मेरे वीडियो अच्छे लगें तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।